अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पहला सवाल मोहम्मद अमजद अली हैं रावलपिंडी से, और सच्ची बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे ज़ख्म मेरे हरे कर दिए हैं। वो कहते हैं जी पीटीआई हुकूमत ने कोई भूखा न सोएगा प्रोग्राम को वसअत देने और पंजाब के दीगर अजला तक फैलाने का फ़ैसला किया है। क्या आप समझते हैं इस तरह के इक़दाम का कोई फ़ायदा है, जबकि हमारे मुल्क के चंद पसमानदा तरीन अजला के अलावा कहीं कोई भूखा नहीं सोता? पाकिस्तान में हज़ारों मुखय्यर लंगर चला रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अमजद अली साहब, मैं सवाल का असल जवाब ज़रा बाद में दूँगा, पहले मेरी गुजारिश सुन लें। मैं फॉर द लास्ट 40+ ईयर्स मैं लाहौर में रह रहा हूँ। अब तो खैर बहुत देर हो गई, मैं हफ्तों के हिसाब से घर से नहीं निकलता। एक ज़माने में आवारागर्दी करते थे, घूमते थे, फिरते थे। सैकड़ों और हज़ारों लोग मैंने अपनी इन गुनाहगार आँखों से देखे हैं जो बुर्जी पार्क्स में पड़े, इधर रेलवे स्टेशन के बाहर, ये वो। अच्छा, मेरे दोस्त थे मेजर रशीद बड़ाइच मरहूम। उन्होंने एक ज़माने में आर्मी चीफ़ के लिए, उस वक्त के आर्मी चीफ़ जो थे मेजर रशीद बड़ाइच, रिटायर्ड मेजर थे। उनका नहर पे घर था, उन्होंने बहुत बड़ा बोर्ड लगाया था, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। मतलब ये था कि इन लोगों से, सियासतदानों से, मनहूसों से जान छुड़ाओ। अच्छा, वो बहुत नेक दिल आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरा उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत था। वो शाम ढले, अंधेरा होने के बाद छुप के वैगन में खाना भर के ले जाके तकसीम किया करते थे। एक दो जगह पे मैं ख़ुद उनके साथ जा चुका हूँ, मैं तफसील में क्या जाना। सर्दियों में वो साथ कंबल लेके, सर्दियों के मौसम में लोग बेयारो मददगार ठिठर रहे होते थे। कोई छोटी सी चादर है, कोई खेस है, इधर उधर मज़ाफ़ात से आए हुए लोग। मेरा ख़्याल है कि ये आपका असेसमेंट ठीक नहीं। दूसरी बात ये कि बेशुमार बेरोज़गार, मैं अभी कभी बाहर निकलना तो दिल दुखता है। मैंने निकलना, शायद एक वजह ये भी है, कम किया है। बेतहाशा मज़दूर, विलिंग रोड, इधर उधर की सड़कें, वो अपने औजार रख के बैठे होते हैं मज़दूरी के इंतज़ार में। अब प्रॉब्लम ये है कि घर में कोई जनरल मसला हो, मसलन इस दीवार के ऊपर हमारा कोई सीपेज का मसला चल रहा है मेरी स्टडी में, कोरोना की वजह से हम नहीं बुला रहे हैं, मज़दूरी भी मोरलेस बंद है। तो जिस आदमी ने रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना है, जिसकी डेली उसने सारा दिन मशक्क़त करनी, मज़दूरी करनी है, और शाम को जाके उसने बच्चों का पेट पालना है, इन लोगों की तादाद अलग। बुनियादी तौर पे हुकूमत का ये जो इनिशिएटिव है, ये कोई तोप नहीं है। आई एग्री विद यू, ये मसले का हल भी नहीं है। आई एग्री विद यू। हुकूमतें वो होती हैं, रहनुमा वो होते हैं, कायदीन वो होते हैं जो लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आप इनहेरिट ही एक ऐसा मुल्क कर लो, एक ऐसा माशरा जिसमें भूख, नंग, गुर्बत इस लेवल पे हो, बात आपकी इस हद तक 100% दुरुस्त है कि ये वाकई मसले का हल नहीं है। मसले का हल कुछ और है कि वो जो चाइनीज़ एक मुहावरा घिसा पिटा है कि लोगों को मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखाओ। इस काबिल लोगों को कर दो कि उनको हाथ ना फैलाने पड़े, उन्हें भीख ना मांगनी पड़े, उन्हें भूखा ना सोना पड़े, और वो ख़ुद कफ़ील हुए। ये तो कामयाब हुकूमत की। अच्छा, जुज़वी तौर पे ठीक है, लेकिन एक 24 करोड़ के, मेरा ख्याल 25 होगा, 25 करोड़ के मुल्क में अच्छी खासी तादाद, आप यकीन करो। और एक और बात मैं अर्ज़ करूँ,
हमारे पास स्टाफ है घरेलू, ज़ाहिर है मेरा को ऑफिस जॉफिस तो है नहीं, उनके सर्टन वेजेस हैं, तनख्वाहें हैं। मैं ख़ुद सोचता हूँ कि इन तनख्वाहों में कैसे, बट रियलिटी है, हकीकत ये है कि उन तनख्वाहों में गुज़र बसर नहीं हो सकता। सच ये है कि उससे भी कम तनख्वाह में, मैं अब एक बात आपके साथ शेयर करूं, लगता है अजीब है, आई कीप हेल्पिंग दैम, आई कीप सपोर्टिंग दैम, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रेगुलरली। इसी तरह जो ख़वातीन घर में काम करती हैं उनके लिए मेरी अहलिया को शादियाँ वादियाँ को ये वो उनके, तो एक बार मेरी वाइफ ने कहा कि वाई डोंट यू सिंपली इंक्रीज देयर सैलरीज। तो मैंने कहा वो मार्केट ख़राब करने वाली बात है। बिलफर्ज मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको 20,000 में ड्राइवर मिलता है, आप उसको 30 देना शुरू कर दोगे, वो 30 से आगे शुरू हो जाएगा। साथ साथ उनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते जाओ अगर आप कर सकते हो। तो वो एक और रियलिटी है, यानी बंदा बेरोज़गार भी नहीं है लेकिन उसके पास मुनासिब रोज़गार भी नहीं है। सरकार का जो आलम है वो बिल्कुल, ये मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, शुरू से हमारा मुनाफिकों वाला रवैया है। हम करप्शन, हम इंस्पेक्टर्स को, ये फूड इंस्पेक्टर, ये ड्रग इंस्पेक्टर, ये एक्साइज इंस्पेक्टर, ये कस्टम इंस्पेक्टर, ये हराम खाते हैं, पटवारी हराम खाता है, कानून को हराम खाता है, बातें तो करते हैं। कभी इनकी सैलरीज़ के बारे में सोचें, एक SHO की तनख्वाह कितनी होती है? मैं जो ये बात अक्सर करता हूँ कि इस मुल्क में जो ज़िंदा है सरकारी गवर्नमेंट फंक्शनरी, अगर उसके इन लॉज तगड़े नहीं हैं या उसके अपने माँ बाप उसे सपोर्ट नहीं करे तो वो हराम पे ज़िंदा है। सीधी बात है, नज़र आ रहा है साफ। हुकूमत गन पॉइंट पे करप्ट करती है। मिनिमम वेज जो है, मिनिमम कम से कम वो 1 तोला सोने के बराबर होना चाहिए। अच्छा खैर, ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब। मैंने 2 दिन पहले जो मेरा कॉलम शाया हुआ है, मैं उसका एक पैरा पढ़ देता हूँ। जब मैं लिख रहा था तो आपको मैं बता नहीं सकता मेरी कैफियत क्या थी। एक पैरा है कॉलम का, उमैयाड्स की बात कर रहा हूँ। बनु उमैया की हुकूमत में भूखों के लिए खाना और बेघरों के लिए ठिकाना रियासत की जिम्मेदारी थी, जबकि आज 2021 में हम खाने ठिकाने के लिए ठोकरें खा रहे हैं और चंद लंगर खाने और चंद पनाहगाहें बनाकर बगलें बजा रहे हैं। और तो और शहर में पानी पहुंचाने के लिए अमवियों ने वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जो फ़ारस से इंस्पायर्ड था। फ़ारस आज का जो ईरान है, दमिश्क के बाद आप पाशी का ये निज़ाम शहर शहर फैला दिया गया, जो बाद अज़ां हस्पानवी ईसाइयों के ज़रिए जदीद दुनिया तक पहुँचा। ये है हमारा माजी। हमने उसे इम्प्रूव तो क्या करना था, उसको बद से बदतर कर दिया। यानी बनु उमैया का ज़माना देखें आप, हज़रत अमीर मुआविया की फैमिली थी, उसके बाद बनु अब्बास है। कब की बात कर रहा हूँ मैं। सवाल आपका ठीक है, ऐसा ही है। ये इलाज नहीं है लेकिन एक टेम्पररी रिलीफ ज़रूर है। थैंक यू वेरी मच। अख्तर बलोच साहब हैं चक झुमरा, उन्होंने लिखा लायलपुर, ब्रैकेट्स में लिखा उन्होंने फैसलाबाद। अख्तर बलोच साहब बहुत मेहरबानी, आपने मेरे लायलपुर को याद रखा। मैं अक्सर बात करता हूँ, हमेशा ही बल्कि बात करता हूँ कि शहरों के नाम तब्दील करना कम ज़र्फ़ी होती है। जिन लोगों ने ये शहर आबाद किया उनकी कभी कहानियाँ पढ़ के देखें। जून जुलाई में घोड़े पे बैठे, जीन में कमीज़ उतार के ठोंसी हुई है जब घंटाघर बन रहा था और वो 8 बाज़ार बन रहे थे। ये खुशामदी जाके फैसलाबाद कर दिया। भैया आपको किंग फैसल से इतनी मोहब्बत है, उनके नाम पे कोई नया शहर आबाद करो। लेकिन नहीं, ये कागजी कार्रवाइयों वाले लोग हैं। बहरहाल सवाल अख्तर बलोच साहब का है कि जी इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों मुख्तलिफ़ शख्सियात अपना अपना मिजाज रखते हैं। दोनों को आप शायद थोड़ा बहुत जानते हो। कल से ख़बर है कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले हैं। आपकी क्या राय है? क्या जहांगीर तरीन वाकई कप्तान का साथ छोड़ के
पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जी, इत्तफाक से अख्तर बलोच साहब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं दोनों के साथ मेरी सलाम दुआ है, जान पहचान है, और अब से नहीं है, बरसों बीत गए इस बात को। दोस्ती वोस्ती की बात मैं हरगिज़ नहीं कर रहा, जान पहचान, अलग सनैक, अच्छी गपशप, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेफिनेटली ये भी ठीक है, इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों बिल्कुल अपनी अपनी किस्म के लोग हैं, शख्सियात अलग हैं। अब आपका सवाल है कि क्या वाकई कप्तान का साथ छोड़ देंगे? पहली तो सूरत हाल ये है कि वो तो नहीं, जहांगीर तरीन तो नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, मैं आपको नहीं छोड़ रहा और आप मुझे डिसोन करते हैं, तो फिर मेरे पास ऑप्शन है। मेरा ज़ाती असेसमेंट है कि शायद पीपल्स पार्टी की हद तक जहांगीर तरीन साहब ना जाएं। इसमें एक बात है जो मैंने आज अपने जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में भी की है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो तो मेरिट पे बनता है वो करें, किसी तरह दूर दूर तक किसी इंतकामी कार्रवाई का, गैर ज़रूरी हरकत का शायबा भी नज़र आया तो वो उनका इमेज बर्बाद करेगा। उसकी वजह मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट पे जो है ज़रूर करूँ, लेकिन चूँकि इमरान खान के गिर्द ऐसे बेशुमार लोग हैं जो जहांगीर तरीन के दुश्मन हैं, चूँकि जहांगीर तरीन वंस वॉज वेरी क्लोज टू इमरान खान। हमारी पॉलिटिक्स में दुश्मन बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आप पार्टी के सरबराह के साथ आपकी कुर्बत है तो दुश्मनियाँ फिर वो अपने तौर पे, हसद हमारा इस कारोबार में तो बहुत ज़्यादा है, हम आम ज़िंदगी में भी हम हासिद लोग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ये बात बहुत ज़्यादा है। सो एहसान फरामोशी का शक ना गुजरे लोगों को। मेरे जैसा आदमी भी इस बात पे इरिटेट होगा। बाकी जो मेरिट पे है वो आप करो, अगर खुसरू परवेज़ भी है उसका भी करो, अगर जहांगीर तरीन का है उसको भी करो, लेकिन जो बात हो रही है कि भी आउट ऑफ द वे जाके प्रेशराइज़ करना या टॉर्चर करना या फलाना करना, ये नहीं होना चाहिए। बावकार वो आदमी होता है कि मेरा अगर किसी के साथ ताल्लुक़ है और वो ख़त्म भी हो जाए तो मैं सारी ज़िंदगी उस पुराने ताल्लुक़ का मान ज़रूर रखूँगा। ये तरबियत भी है, ये कायदीन को, लीडर्स सो कॉल्ड रोल मॉडल होते हैं। हमारे यहाँ तो खैर धोखेबाज, चवल, नालायक, फ्रॉडी ही रहे हैं ज़्यादातर। इमरान से कम मैं ये तवक्को करता हूँ कि वो इतनी ग्रेस का मुजाहरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये इन्होंने सवाल बहुत ज़बरदस्त हैं। साजिदा हैं रावलपिंडी से। थैंक यू वेरी मच बेटा, और शुक्रिया इस बात का कि आपने कमाल का सवाल पूछा है। आज सुबह के अखबारात में, आज 7 तारीख है अप्रैल, आज के अखबारात में ये तस्वीरें छपी हैं जो सवाल आपने पूछा है। मेरा एग्जैक्टली रद्द अमल यही था, बिल्कुल, और मुझे भी इसने इसी तरह प्रोवोक किया, हर्ट किया, एम्बैरस किया, शर्मिंदा किया। अब व्यूअर सवाल सुने साजिदा बीबी का रावलपिंडी से। वो कहती हैं, रूसी वज़ीर ख़ारजा जब पाकिस्तान पहुँचे तो बारिश हो रही थी और वो जहाज़ से जब बाहर निकले तो उनके हाथ में छतरी थी, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब शेरवानी पहने उनके इस्तकबाल के लिए पहुँचे तो मौसूफ़ की छतरी उठाने के लिए एक अलग मुलाज़िम था। रूसी वज़ीर ख़ारजा हमें इमदाद देने आए हैं,
लेकिन हमारे हुक्मरानों के ठाट बाट देख के यही लग रहा था कि वो इमदाद देने नहीं बल्कि हमसे इमदाद लेने आए हैं। क्या शाह महमूद कुरैशी को ऐसा करना चाहिए था? बेटा ये सवाल उन लोगों से पूछें जो इन लोगों को इलेक्ट करते हैं। इनके सारे शजरे, ख़ानदानी पस मंज़र जैसा भी है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। पाकिस्तान अभी बना नहीं है, हिजरत का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं 20-22 साल, 24 साल, 26 साल पहले मैं लिखा करता था कि पाकिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही अगवा हो गई थी, और आज तक इस मग़विया आज़ादी के अगवा की FIR भी दर्ज नहीं हुई। और ये FIR उस वक्त दर्ज होगी जब आवाम के अंदर वो शऊर पैदा होगा। ये तस्वीर देख के मेरा रद्द-ए-अमल भी यही था कि सुभान अल्लाह है, सर से पांव तक कर्जों में दफन हो तुम, भिखारी हो, करोड़ों बच्चा तुम्हारा स्कूलों से बाहर है। वो तो नीम सुपर पावर है, इसीलिए वो नीम सुपर पावर है। वो सुपर पावर था, दोबारा वो स्टेटस तक, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा उनका तो खैर आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो इसीलिए हमसे बहुत बेहतर है, वरना रूसियों की भी टांगें 4 नहीं हैं, आंखें 3 नहीं हैं, उनके भी किडनीज 6 नहीं होते। और फ़र्क है तो रवैयों का है। ये तस्वीर मैंने भी देखी थी, और हर वो पाकिस्तानी जिसका ज़हन और ज़मीर ज़िंदा है और उसने ये तस्वीर देखी होगी, बेटा आप ही की तरह महसूस किया होगा। शाबाश, चूँकि अच्छा आगाज़ होता है अच्छे सवाल से ज़िंदगी में। थैंक यू वेरी मच, आई एग्री विद यू। अगला सवाल है जी, उमर मलिक हैं गुजरात से। वो कहते हैं जी कि अगर इमरान खान भी अवाम के मसाइल हल ना कर पाए तो फिर क्या होगा? आप जो 24-26 सालों तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते रहे, वो रायगां जाएगा। अब आपकी नज़रों में पाकिस्तानियों की बेहतरी किस में है? किस सियासतदान को आजमाना होगा? उमर मलिक साहब, पहली बात तो यह है, रायगां नहीं गया वो। मैं जब इस मुल्क के अवाम को चक्की के 2 पाटों में पिसता हुआ देखता था तो मैं कहता था पहले तो इनसे निजात पालो, इनसे जान छूट जाए, इनमें से किसी एक से जान छूट। थर्ड फोर्स, मजीद निज़ामी मरहूम जैसे सीनियर तरीन, काबिल तरीन, मुहतरम तरीन जो जर्नलिस्ट थे, नवाए वक्त के वो मेमार थे, और उनका आर्टिकल है एक अवेलेबल है। ये स्पुतनिक वालों ने, आगा अमीर हुसैन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मेरे पे एक नंबर छापा था मेरे काम के हवाले से, 10-12 साल पहले की बात है, शायद इससे भी ज़्यादा हो। उसमें वो आर्टिकल भी शामिल है। उन्होंने कहा था कि ये मेरे बारे में, उन्होंने कहा कि ये मिसालियत पसंद है, आइडियलिस्ट आदमी है, थर्ड फोर्स के लिए ये स्ट्रगल कर रहा है, जबकि इसके कोई इम्कानात नहीं है। मैं लगा रहा, मेरा उस वक्त भी लॉजिक सादा था। वो हमारे सूफिया ने कहा है, माली दा कम पानी लाना पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। तो मेरे हिस्से का जो काम था वो मैं करता रहा। और एक बात पता नहीं आपके नॉलेज में है नहीं है कि इमरान खान का तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये पॉलिटिक्स में आएगा। मैं उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के, मैं इनको कहा करता था कि इनमें जेंडर का फ़र्क है। अल्लाह माफ़ करेगा, एक छुरा है, एक छुरी है, एक खड्डा है, एक खाई है, कॉलम सारे मौजूद हैं। तो रायगां तो वो नहीं गया इमरान खान। बहरहाल उसमें उसकी अपनी बहुत मेहनत है, वो बड़ी जान मारी है उसने, 22 साल 23 साल। वो मार खाना को आसान काम नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक एनी क्रेडिट, लेकिन एक एनवायरनमेंट बनाने में, एक माहौल बनाने में, एक सोच बनाने में कोई 1-8% हिस्सा जितना लिखने वालों का, विचारों का होता है उतना किया। मेरी कोई
तो अपनी, अच्छा बाकी रह गया ये, तो ये अगर इमरान खान इफ़ ही फेल्स तो मैं एक बात आपके साथ शेयर करूं। पहली बात तो यह है कि पंजाबी का एक मुहावरा है, तंजिया था कि मैं ना जमदी तेरा ब्याह ही ना होंदा, हालांकि ना भी जमदी तो वह फिर कितने होर हो जाना सी। अगर अल्लाह को बेहतरी मंजूर है, और बेहतरी की मंजूरी के कुछ कोई नाक नक्शा होता है, अवाम को मच्योर होना होगा। क्योंकि मेरे तो अब सियासी ईमान का यह हिस्सा है कि इस निज़ाम के होते हुए 1001 इमरान खान भी बेहतरी नहीं ला सकता, हो ही नहीं सकता। इसका इंतखाबी निज़ाम देख लो, इसका तालीमी निज़ाम इस मुल्क का देख लो, अदालती निज़ाम देख लो, सबसे सुप्रीम बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। नस्लें रुल जाती हैं, इंस्टेंट जस्टिस हो, पता हो कि हफ्तों महीनों के अंदर अंदर ये साल 1.5 साल में ये मुकम्मल, ये है ही कोई नहीं। वो एक इंडियन फिल्म है, फिल्मों को कोट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका एक कैरेक्टर है जो अदालत में कहता है कि तुम देते क्या हो मुझे, तारीख पे तारीख ही दिए जाते हो, मैं इंसाफ लेने आया हूँ, तुम मुझे तारीखें दिए जा रहे हो। ये इंडियन मूवी का एक डायलॉग है। सो इस तरह की सूरत हाल है। यहाँ वो अल्लामा इकबाल का ये मिसरा थोड़ी मदद देता है बंदे को, पैबस्तारा शजर से उम्मीद बहार रख, जब तक ज़िंदा हैं तब तक अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी हिम्मत बसात के मुताबिक बंदे को कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी, और अल्लाह की मर्ज़ी के बाद बाकी जो अवाम की मर्ज़ी, अगर इन्होंने इसी तरह बिहेव करना है, और शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है, ये को कहेगा ना वो आ जाएगा मैं तोप चला दूंगा, ये नहीं होना। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मुल्क के करतों धरतों को अगर कोई सुन सकता है सुन ले। 15 से 20 साल तक का रोड मैप मुकम्मल तौर पे, और उसको पब्लिक करो। बहुत सेंसिटिव बातें हैं वो बेशक गोल करो, लेकिन बाकी पब्लिक करो कि भाई ये तालीम के इसमें होगा, ये ब्यूरोक्रेसी में होगा, ये इंतखाबी इस्लाहात होंगी, ये अदालती इस्लाहात होंगी, या वट एवर। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल। आपका ख़दशा मुझे दुरुस्ती लगता है। उमर मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल है जी, गुजरांवाला से हैं बिलावल रंधावा। वो कहते हैं जी मैंने लीगी खातून रहनुमा उस्मा बुखारी का बयान सुना, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं जहांगीर तरीन से कहना चाहती हूँ कि मकाफात अमल भी किसी चीज़ का नाम है। जब ये मौसूफ़ा पीपल्स पार्टी में थी तो फरमाया करती थी कि दुनिया में इतना बड़ा डाकू और चोर कोई नहीं जितना नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ है। आज यही खातून मरियम नवाज़ के आगे पीछे लुडियाँ डाल रही है। मेरी तो ये सुनेंगे नहीं, आपकी शायद सुन लें। आप इन्हें बताएं कि असल में मकाफात अमल होता क्या है। देखें बिलावल साहब, इनको सीरियसली ना लिया करें, इनको ये तो बहुत पैटी फंक्शनरी वर्कर टाइप, ये जो बड़े लीडर्स हैं उनकी भी औकात देख लो आप। मकाफात अमल का इन्हें नहीं पता, इनको हॉल उठना चाहिए। लीडर इनका मफरूर है और ये बात कर रहे हैं, और दूसरी बार भागा है। बात ये कर रहे हैं मकाफात अमल की, उसकी वजह है इनको नेमेसिस का मतलब ही नहीं पता, इनको पता ही नहीं मकाफात अमल चीज़ क्या है। अच्छा, बाकी ये आगे पीछे लुडियाँ डालना है। इनका एक और लीडर है, मैं जब भी देखता हूँ उसको तो मेरी हंसी मेरी निकल जाती है, तलाल चौधरी, खलाल चौधरी, पता नहीं मलाल चौधरी, एक और पता नहीं वो नौनिहाल चौधरी, ये एक गैंग सा था एक ज़माने में। तो उसकी वीडियो अवेलेबल है कि जब चौधरी परवेज़ अलाई थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, तो वो उनकी गाड़ी के आगे भी लुडियाँ डाल रहा था। तो आप कह रहे हैं इस खातून के बारे में, ख़वातीन तो खैर डालती हैं, लुडियाँ डालना उनका हक़ है। वो बंदा हो के लुडियाँ भंगड़े डालता रहा अपना जो परवेज़ लाई की गाड़ी के आगे। तो ये कल्चर है, इसमें ये बेचारी ये खातून है उस्मा बुखारी इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड। कौन है जो इससे मुबर्रा है या इससे मावरा है?
ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर, और आता कौन है? कभी ठंडे दिल दिमाग से इस पे गौर करें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किस टाइप के लोग आते हैं। या तो वो हैं मौरूसी, बाप दादे, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों की मुखबरी भी की, मैन पावर भी दी और फलाना। 1857 का जो गदर कह लें, इनकलाब कह लें, जो भी कह लें आप, 1857 के बाद बड़े सगीर के मुसलमानों की अशराफिया चेंज हो गई। जो जेन्युइन कदीम अशराफिया थी उसकी जगह, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कौम फरोश, वतन फरोश, ज़मीर फरोश लोग थे जिन्होंने गोरे के लिए मुखबरियाँ भी की, उनको हर तरह की मदद भी दी, मैन पावर भी प्रोवाइड की, जिसके नतीजे में पुराना तो उन्होंने ना मतलब सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। आज को नज़र ही नहीं आता। ये लोग थे। अच्छा, ये फिर मुस्लिम लीग का एक अपनी तारीख़ है। उसके बाद ये पाकिस्तान में अब या तो ये लोग हैं, बाप दादा परदादा तक शायद अब नौबत आ गई हो, वो या वो करते हैं, या फिर मुहिम जो थन टुट भुखे नंगे न गवा गाना पीछा, या मौरूसियत आपको लेके आती। अदरवाइज कोई पढ़ा लिखा, कोई 60 साल की उम्र में बंदा रिटायर होता है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, वो कहता है यार ठीक है मैं इस मुल्क में कंट्रीब्यूट करना चाहूँ, सवाल नहीं पैदा होता। उसके पास पैसे भी हो तो वो कहता लानत भेजो यार, ये गंदा कुत्ता काम है ये। क्यों नहीं आते लोग? चूँकि वाकई बहुत गंदा और गलीज़ काम है। इसकी तरफ अट्रैक्ट ही गंदे और गलीज़ लोग होते हैं, मोस्टली मुहिम जू किस्म के लोग होते हैं। लीडरशिप की खुशामद की, पेट में टिकट लिया, फिर लोगों के पास झूठ बोला, ज़ात बरादरी बेची, पता नहीं मेरा फेरियाँ, फिर वो नाजायज़ कब्ज़े, ये वो, मेरी आज तक समझ में नहीं आती। मुझे ज़िंदगी में एक दो दिलचस्प अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने तो खैर हंस के, मैंने कहा जी मेरा तो टाइप ही नहीं है, मैं तो मेज़ कुर्सी पे बैठ के अपना किताबें पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी अक्ल से बाहर आई ये बात कि एक डिसेंट सोच समझ रखने वाला बंदा, पढ़ा लिखा, ऑनरेबल, बाज़मीर आदमी, वो जहाँ के टके के पॉलिटिशियंस के भी, पॉलिटिकल पार्टी को टिकट के लिए हाज़रियाँ दे, उनको खुशामदें करे, वजह अच्छा, फिर पता नहीं टिकट मिलती है नहीं, फिर चंदे दे, फिर वो पता नहीं क्या क्या करें, वो पता नहीं हर दरख्वास्त के साथ इतने पैसे वो बेशक थोड़े होते हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक बात है ना, किस बात के पैसे तुम दे रहे हो? अच्छा, अगर टिकट मिल गया फिर क्या हो गया जी? करोड़ों रुपया खर्च करो, करोड़ों रुपया खर्च करो, और उसके बाद क्या? हर वो लल्लू पंजू के पास आप जा रहे हो, वो किस बात के लिए? हर काम तुम कर रहे हो, हर बंदे से झूठ बोल रहे हो, कहीं ज़ात बरादरी बेच रहे हो, कहीं धमका रहे हो, कभी ललचा रहे हो, कभी कीमे वाले नान खिला रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? नतीजा सिफर है। एक वज़ीर भी अगर बाद में वो MP MNA हो के वज़ीर भी बन जाए तो औकात क्या है? सेक्रेटरी तो मुंह नहीं लगाते, चलो वो भी लगा लें। इनको मिलता क्या है? हाईली अंडरपेड। बंदा कहता है यार ये को करने वाला काम है। अच्छा, आते हैं ये खिदमत के लिए, मेरी और आपकी खिदमत करने के लिए, इतने अब्दुस्सतारी दी, मुल्क के पल्ले कुछ नहीं, मुल्क मकरूज हो गया, नस्लें रुल गईं, खिदमतगार इस मुल्क के इतने, वो गिने ही नहीं जाते। नेशनल असम्बली है जी, ये सेनेट है, माने बाला है, ये माने पता नहीं पस्ता है, या पता नहीं क्या है, फिर वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, पता नहीं क्या है। इतने लोग इस मुल्क के अवाम के मुहाफ़िज़, खिदमत करने वाले, खातिर करने वाले, धड़ाधड़ ये पंजाब हुकूमत बागुजार करा रही है ना, अरबों रुपए की ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए, यही करने आते हैं, यही सोच है। सो इन लोगों से एक्सपेक्ट करना ये लुडियाँ, भंगड़े, खुशामदें,
चापलूसियाँ, तो इसके अलावा इनके पल्ले भी क्या है, एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी कायम रहती तो ये भी आज बिलावल भुट्टो के सामने या जो जरदारी साहब के सामने लुडियाँ डाल रही होती हैं। इसलिए वो छोड़े, इन लोगों पे को संजीदगी से न लिया करें और इस बात को आम करें लोगों में कि खुदा के लिए लोगों से जान छुड़ाओ। ये तुम्हारा मुल्क कहाँ पहुँचा गए हैं, तुम्हारी नस्लें तक ये बेच के हमके जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनका भी बयाने पकड़ के खा चुके हैं ये। महाराज, थैंक यू वेरी मच।